जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हम ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं और 77 दिवस जो होता है हमारे भारत में, तो कैसे है कैसे नहीं इसके बारे में बताया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ इसके भी बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा एंड तक वीडियो देखें और इसके बारे में हमारी राय सुने, ठीक है ना। मेरा नाम श्रवण सिंह रावणा राजपूत है। मेरे चैनल का नाम प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर करें। जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी रावणा राजपूत है। हमारी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं वीडियो का विश्लेषण भारत के विभाजन के बारे में है। जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है हम हमेशा विभाजन के बारे में बात करते हैं, आजादी के बारे में बात करते हैं, और आज हम आजादी से पहले विभाजन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि हमारी मातृभूमि के दो टुकड़े कितनी जल्दबाजी में और कैसे बिना सोचे समझे किए गए थे। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर 77 वर्ष पहले भारत का बंटवारा ना हुआ होता और अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज तीनों ही एक ही देश होते, यानी भारत में ही होते, तो पूरी दुनिया में हम कितनी बड़ी महाशक्ति बन सकते थे। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि या तो भविष्य में पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा या वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। अब आप ये देखिए कि अगर वर्ष 1947 में भारत का विभाजन ना होता तो आज की स्थिति क्या होती। अगर विभाजन ना होता तो आज हम जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश होते। आज भी हैं, हम तो वैसे भी सबसे बड़े देश हैं ही, तब भी होते। और ऐसा देश हमारा होता जिसकी कुल आबादी होती आज 186 करोड़, जिनमें 145 करोड़ अकेले भारत के होते, 24 करोड़ पाकिस्तान के और 17 करोड़ लोग बांग्लादेश के, और दुनिया के हर 100 लोगों में से 23 लोग भारत के होते। हर 100 में से 23 लोग भारत के। अगर विभाजन ना होता तो मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का देश होता। इस समय भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 21 करोड़ है। पाकिस्तान में 21 करोड़ 23 लाख है, यानी हमारे देश में और पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी बराबर है। हमारे देश में भी उतने ही मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और यह आंकड़ा हो जाता है लगभग 57 करोड़। यानी पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा मुस्लिम देश होता। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान यहां होते। सोचिए, पूरी दुनिया में 190 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और अगर भारत का विभाजन ना होता तो इनमें से 57 करोड़ मुसलमान सिर्फ भारत में होते। और इससे भारत में मुसलमानों को लेकर जो राजनीति होती है वो भी एक अलग स्तर तक पहुंच जाती। सोचिए, आज अगर हमारे देश में 57 करोड़ मुसलमान होते तो हमारी राजनीति भी एक अलग रूप आज ले चुकी होती। ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमान देश की सरकार बनाने में कहीं ज्यादा निर्णायक भूमिका में होते, और अविभाजित भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और भी शायद तब ज्यादा होती। लेकिन सरकार में उनकी भागीदारी भी पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती। इसके अलावा अगर बंटवारा ना होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध ना होता। अगर विभाजन ना होता तो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विवाद ना होता, और अगर जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद ना होता तो एलओसी ना होती। एलओसी ना होती तो कश्मीर में शायद आतंकवाद भी ना होता, और इस आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में शायद विस्थापित भी ना होना पड़ता।
इसके अलावा अगर बंटवारा ना होता तो अविभाजित भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी होती। इनमें भारत की जीडीपी लगभग 269.5 लाख करोड़ रुपए की होती, पाकिस्तान की 28.2 लाख करोड़ रुपए की और बांग्लादेश की 38 लाख करोड़ रुपए की। और इस तरह अविभाजित भारत की कुल जीडीपी 336 लाख करोड़ रुपए की होती। इस विभाजन ने भारत के संसाधनों को बांट दिया था, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो भारत संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध होता। जैसे बलूचिस्तान में सोने और तांबे के जो भंडार हैं वो भारत के होते, बांग्लादेश में कपड़ों का जो उद्योग है वो भारत का होता, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में ही होती। इसके अलावा विभाजन न होने पर भारत को सिंध और बलूचिस्तान के रास्ते एक शानदार ट्रेड रूट मिलता और पाकिस्तान के जिन बंदरगाहों पर आज चीन का प्रभाव है वो भारत के पास होते, जिनमें ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट अहम है। व्यापार के अलावा क्रिकेट के मैदान में भी स्थिति बिल्कुल अलग होती। अगर बंटवारा ना होता तो अखंड भारत की एक ही क्रिकेट टीम होती और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए ही 1992 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप शायद जीत रहे होते और वो भारत की टीम में खेल रहे होते। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान दोनों देशों में जो टीवी तोड़े जाते हैं, जो दोनों देशों में इतना तनाव पैदा हो जाता है, वो शायद तब नहीं होता। तब आपको भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने को नहीं मिलता। और आज ओलंपिक खेलों में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता होता। हालांकि अविभाजित होने पर भी ओलंपिक खेलों में भारत के कुल मेडल 6 से बढ़कर सिर्फ 7 ही होते और हमारी मेडल की टैली में कोई खास अंतर नहीं होता। अगर भारत का विभाजन ना होता तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना होती, जिसमें 22,73,000 सैनिक होते और हमारे पास चीन से भी आज बड़ी सेना होती अगर हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सेना को मिला लेते। सबसे बड़ी बात, अगर 77 साल पहले विभाजन ना होता तो शायद आजादी के बाद भारत में जिस तरह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तब शायद ऐसा ना हो पाता, क्योंकि बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग काफी मजबूत थी और जिन्ना मुस्लिम आबादी के बीच काफी लोकप्रिय थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर भारत का बंटवारा ना होता तो प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू के सामने मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़ी चुनौती होते और आजादी के बाद भारत में जो नेता प्रधानमंत्री बने वो सूची वैसी ना होती जैसी आज है। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइसरॉय लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तो इस ऐलान पर वहां मौजूद कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता तालियां बजा रहे थे। हालांकि उस समय महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा में कहा कि इस बंटवारे के लिए ब्रिटिश वाइसरॉय को दोष देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके लिए अविभाजित भारत के नेता स्वयं जिम्मेदार हैं। यहां एक और बड़ी बात यह कि 15 अगस्त की जिस तारीख को भारत को आजादी मिली, वो तारीख हमने नहीं चुनी थी, बल्कि ये तारीख अंग्रेजों ने चुनी थी। असल में ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि भारत आजादी के बाद भी मानसिक रूप से अंग्रेजों का गुलाम बनकर ही रहे और इसीलिए 3 जून 1947 को जब भारत के अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन ने भारत की आजादी और भारत के विभाजन का ऐलान किया, तो उन्होंने इसके लिए 15 अगस्त की तारीख निर्धारित की और इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन ब्रिटेन के लिहाज से काफी गौरवशाली दिन था, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण किया था और अपनी हार स्वीकार की थी। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत को 15 अगस्त के दिन आजादी दी गई तो भारत के इतिहास में यह तारीख अमर हो जाएगी और जब जब भारत की आजादी की तारीख का जिक्र होगा तब तब ये बात दोहराई जाएगी कि इसी दिन जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और दूसरे देशों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। यानी यह ब्रिटेन का एक तरीके से विजय दिवस था। यानी अंग्रेजों ने भारत की आजादी की तारीख में भी मिलावट की थी और आज भी हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की तारीख में ब्रिटेन की विजय गाथा का उल्लेख आता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत को मानसिक रूप से अपना गुलाम लंबे समय तक बनाकर रखने की कोशिश की। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब इस आजादी के लिए कोई बहुत बड़ा खूनी संघर्ष नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत उस समय कई देशों को स्वयं आजाद कर रही थी। 1945 से 1967 के बीच, ये तिथि याद रखिएगा, 1945 से 67 के बीच ब्रिटेन ने 20 से ज्यादा देशों को आजाद किया, जिनमें 1948 में श्रीलंका और बर्मा को आजादी मिली, 1957 में घाना और मलेशिया को,
1962 में जमैका को, 1963 में केनिया को और 1965 में सिंगापुर को ब्रिटेन से आजादी मिली। सबसे बड़ी बात यह कि जिसे भारत ने आजादी कहा, वो आजादी अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ पावर थी, लेकिन भारत का जो विभाजन हुआ उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इन 10 लाख लोगों को सबने भुला दिया और भारत की आजादी का श्रेय कुछ मुट्ठी भर नेताओं को दे दिया गया। यह है हमारा इतिहास। इसके अलावा भारत के बीच विभाजन की लकीरें एक ऐसे व्यक्ति ने खींची जो 1947 से पहले कभी भारत आया भी नहीं था, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था, और इस व्यक्ति का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया, और इन 5 हफ्तों में रेडक्लिफ 95% से ज्यादा उन इलाकों में कभी गया भी नहीं जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा खींची थी। रेडक्लिफ को यह बात पता थी कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची वो सही नहीं है और यह बंटवारा लाखों लोगों की जान ले लेगा, और बाद में यही हुआ। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच अपने मन से, अपनी सुविधा से जो सीमा रेखा खींची, उससे 111 गांव भी बट गए और इन गांवों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा भारत में रह गया, और यह बड़ा अजीब सा बंटवारा था। इसके अलावा रेडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में खुद यह बात मानी कि उसने हवाई जहाज से दौरा करते हुए ऊपर से देखते हुए यह बात पाई कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन क्योंकि विभाजन के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में वो कोई बड़ा शहर नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया। और रेडक्लिफ ने तब यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए कि उनकी वजह से उन्हें लाहौर जैसा शहर मिल गया, वरना लाहौर भारत में होता। दुख की बात यह कि जब एक अंग्रेज इस तरह से भारत माता के टुकड़े कर रहा था, या कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज भारत माता के टुकड़े कर रहे थे, तब भारत के बहुत सारे नेता ये तय करने में व्यस्त थे कि किसे अगली सरकार में कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट तो ख़त्म हो गया वीडियो, और अभी आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है? हमको तो बहुत सारा सीखने को मिल रहा है। और 15 अगस्त आप समझो जापान शरण हार गया था अपना देश, जो लंदन वालों से बोल रहे थे कि भाई हम हथियार डाल रहे हैं, उस दिन हमको भी आज़ादी दी, ठीक है ना। मगर आज़ादी कह सकते तथाकथित नेता के कारण है। जो भी कितने लोग भारत में 10 लाख लोग मर गए भारत पाकिस्तान को बनाने के लिए, ठीक है ना, तो वो कोई याद नहीं रखते। कितने लोग मारे गए बेगुनाह, कैसे लोग लापता हो गए, कैसे बहन बेटे को उठा के लेके गए, ट्रेन भर भर के आ रहे थे, ट्रेन भर भर के जा रहे थे, ठीक है ना। मगर भारत के हिंदू और मुसलमान नहीं समझ पाए कि हम किसके लिए आज़ादी मांग रहे थे और कैसे हम बट गए। सब मिलजुल के, पंजाबी, सिख, ईसाई, कोई भी मुसलमान, हिंदू, सब देश के लिए अंग्रेज लोगों को भगाना चाहते थे, मगर वही साल नहीं समझ पाए नेता लोग और ये अंग्रेज लोगों की, ठीक है ना। जो समझ जाते तो अपना देश कितना बड़ा विशाल होता, ठीक है ना। पूरी विश्व में बड़ा हमारा भारत होता, पहले नंबर होता। और इस वीडियो में आपकी क्या राय है, क्या नहीं है, ठीक है ना, तो हमको कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप ये समझो कि नेताओं के बहकावे में मत आओ, देश के बारे में जानो, देश के बारे में संविधान के अंदर क्या क्या हमको राइट है, क्या नहीं है राइट, इसके बारे में जानो। और हम हिंदू भाई मिलजुल के रहो, जैसे मुसलमान अपने एक कौम के साथ रहते हैं ना, हम हिंदू हैं, हिंदू भारत में ही है, ठीक है ना। तो आप भारत छोड़ के बाहर कहाँ जा सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे हिंदू भाई जातिवादी में मत बटो। नेता लोग कहते हैं ना जनगणना कराओ, ठीक है ना, कौन से जाति के कितने, कौन से जाति के कितने, तो वह भाई मुसलमानों में भी है, ठीक है ना। तो मुसलमानों में भी है, पंजाबियों में भी है, किश्तियों में भी है, तो उनको क्यों नहीं कराते, ठीक है ना। मगर नहीं, वो उनको तो लाभ मिलता मुसलमानों के तरफ से, मगर हिंदू हम जातिवादी में बढ़ जाते हैं, इसलिए हमको लाभ नहीं मिल रहे। तो मोदी सरकार एक कानून ला रहे हैं, तो ठीक है ना, इसको समर्थन करो। और इस वीडियो में आपको क्या नॉलेज मिला, क्या नहीं मिला, ठीक है ना, तो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मगर हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। आप लोगों की सपोर्ट से बहुत सपोर्ट ज़रूरी है हमारे। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।